Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed the channel. If not so, please do subscribe the channel and like the video. आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका नाम है A Smart Academy डिस्कशन ग्रुप। यहाँ पे हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं टू प्रैक्टिस वीडियोस, नोटिफिकेशन, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। And you can simply search @smart academy on Telegram. And second group is for mock discussion mainly. यहाँ पे आप मॉक डिस्कशन कर सकते हो, अपने मार्क्स शेयर कर सकते हो बाकी मेंबर्स की तरह। एंड एनालिसिस रहता है आपका रात को 10 बजे रोज, ठीक है। तो आपका कंपटीशन बने रहने के लिए आपका ये ग्रुप, ठीक है, बनाया गया है। इट इज नेम्ड एज ASA मॉक डी, ठीक है। आपको बस सर्च करना है ASA मॉक डी ऑन टेलीग्राम। हमारा अकाउंट इंस्टाग्राम पे भी है, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। इट इज नेम्ड एज ए स्मार्ट एकेडमी। आपको दिया जाएगा क्वेश्चन ऑफ द डे वहां पर कुछ ही टाइम में, ठीक है। चलो, आज का टॉपिक जैसे कि आपको पता चल ही गया है एनपीए। A to Z आपकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आपकी रहेगी डिटेल में, ठीक है। SM0 से लेके पूरा का पूरा एनपीए कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं एसेट्स से, बिकॉज एसेट्स आपके बहुत सारे इसमें आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए पहले ही बता देती हूँ एसेट्स होते क्या है। एसेट्स क्या होते हैं? जो भी आपके पास चीजें होती है जो आपको फ्यूचर में वैल्यू प्रोड्यूस कर सकती है, उनको हम कहते हैं एसेट्स। वैल्यू प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि आपको फ्यूचर में कैश दे सकती हैं, उनको आप कहते हैं एसेट्स। कैश आपका इटसेल्फ एक एसेट्स है, ठीक है। नाउ कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं? लाइक गोल्ड, ठीक है। आप गोल्ड खरीदते हो, आपके पेरेंट्स गोल्ड खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? ताकि फ्यूचर में उनको कैश में कन्वर्ट करके पैसा लाया जाए, इनकेस आपको जरूरत पड़ जाए, ठीक है। नाउ क्या कह सकते हैं हम? ऐसी कोई भी चीज जो आपकी फ्यूचर में आपको वैल्यू प्रोड्यूस करे, ओनर को वैल्यू दे, उसको हम कहते हैं एसेट्स, ठीक है। अब आपके एसेट्स क्या होते हैं? बैंक के लिए एसेट्स क्या होते हैं ये बता दो। देखो, बैंक के लिए एसेट्स कौन आएंगे? जिससे उसको फ्यूचर में वैल्यू प्रोड्यूस होगी, वापस मिलेगी वैल्यू। क्या होती है ऐसी चीज आपकी? लोन। यस, लोन। कैसे? बैंक आपका लोन दे रहा है, लेकिन एक इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, ठीक है। लेकिन उसे पता है कि वो लोन आपका उसको वापस मिलना है फ्यूचर में, ठीक है। इसीलिए आपका वो उसको एसेट हो जाता है, ठीक है। इससे आपको उसकी इनकम आप बैंक इसी तरह से जनरेट करता है थ्रू लोन्स एंड डिपॉजिट्स। नाउ अगर आपका लोन आपको रीपेमेंट नहीं हो रहा है बैंक के लिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? आपका एनपीए बन जाएगा। रॉन्ग। सबसे पहले आपके आते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। एनपीए आपका कैसे बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोन बनता है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में, पहले आता है जब आपकी पेमेंट रीपेमेंट नहीं होती है बैंक को, ठीक है। मान लो बैंक ने किसी बॉरर को पैसा दिया और उसके रीपेमेंट मान लो आपने डिसाइड की थी कि 1 साल के बाद आपको पैसा रिटर्न करना है, बट 1 साल के बाद अगर 30 डेज तक आपका रीपेमेंट नहीं हुई है, ठीक है, कंटिन्यूस इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी रीपेमेंट नहीं हुई है, उसको हम कहते हैं SM0। वो किस कैटेगरी में आता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 की कैटेगरी में। नाउ अगर आपकी कंटिन्यूसली रीपेमेंट नहीं हुई है 31 to 60 डेज के बीच में, उसे हम कहते हैं SM1। देन आपका आता है SM2। अगर आपका रीपेमेंट कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 61 to 90 डेज के बीच में नहीं हो रखी है, उसको हम कहते हैं SM2। अगर आपका फर्दर इस पीरियड ऑफ टाइम के बाद यानी कि 90 डेज के बाद तक आपकी रीपेमेंट नहीं हो रही है कंटिन्यूसली, तो उसके बाद वो बनता है एनपीए, ठीक है। क्या कहा मैंने? कि अगर आपकी 90 दिनों तक कंटिन्यूसली रीपेमेंट नहीं हुई है बैंक को, कंटिन्यूसली, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। कंटिन्यूसली आपकी रीपेमेंट नहीं हुई है तो वो बन जाता है आपका एनपीए, ठीक है। नाउ हमने क्या देखा? व्हाट इज एनपीए? स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स जो बैंक के लिए परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। हमने अभी देखा कि एसेट्स होते हैं लोन। अब जो लोन आपके बैंक के लिए परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, मतलब क्या हुआ? जो लोन आपके बैंक को रीपेमेंट यानी कि मनी वैल्यू आपके नहीं दे रहे हैं फ्यूचर में,
ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो परफॉर्म करना बंद कर गए हैं बैंक के लिए, अब उससे बैंक को कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी फ्यूचर में। ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब लोन की रीपेमेंट कब तक? 90 डेज तक। अगर आपकी कंटिन्यूसली 90 डेज तक रीपेमेंट नहीं हो रही है बैंक को, तब उसे कहा जाता है एनपीए। अगर आपके 90 डेज में थोड़ी थोड़ी भी पेमेंट हो रही है शिफ्ट्स में, तब उसको नहीं कहा जाएगा आपका एनपीए। अगर आपकी कंटिन्यूसली हो रही है तो उसको कहते हैं हम एनपीए। अब एनपीए की क्लासिफिकेशन करी गई है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स एंड देन राइट ऑफ। क्या होते हैं? सबसे पहले आपके आते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट्स सबसे पहले आते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं? जिन लोन्स की आपकी रीपेमेंट उस पर्टिकुलर पीरियड तक होती रहे कंटिन्यूसली, ठीक है, प्रिंसिपल की भी इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है, अगर आपकी किसी भी लोन की आपकी रीपेमेंट होती रहती है, ठीक है, रीपेमेंट आपकी होती रहती है कंटिन्यूसली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। क्या कहते हैं उसको? स्टैंडर्ड एसेट्स। मतलब आपको मिल रहा है आपका टाइमली पैसा वापस, वो है आपके स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड से ही पता चल रहा है। फिर आप कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अगर आपकी जो रीपेमेंट है वो आपके 12 मंथ्स तक 90 डेज के बाद, एनपीए बन चुका है ये अब, ठीक है, उसके बाद अगर 12 मंथ्स तक आपकी रीपेमेंट नहीं हो रही है कुछ भी कंटिन्यूसली 12 मंथ्स तक, उसको कहा जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। उसको क्या कहा जाता है? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। इसमें आपके रिकवरी के चांसेस कम होने दिख जाते हैं बैंक को, ठीक है, कि रिकवरी के चांसेस अब कम हो रहे हैं। फिर आपका आता है डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स क्या होता है? जब आपके इस 12 मंथ्स के बाद फर्दर 12 मंथ्स के लिए कोई भी रीपेमेंट नहीं होती है बैंक के लिए, तो उसको हम कहते हैं डाउटफुल एसेट्स। यहाँ पे आपके रिकवरी के चांसेस और कम होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लॉस एसेट। जब आपका इन पीरियड ऑफ टाइम के बाद प्लस 90 डेज फर्दर कोई भी आपकी रीपेमेंट नहीं हो रही होती है बैंक्स के लिए, तो उसको आपका कहा जाता है लॉस एसेट, यानी कि तब वो बन जाता है आपका लॉस। यहाँ पे आपकी नेग्लिजिबल रिकवरी देखने को मिलती है कि अब आपकी रिकवरी नहीं हो सकती है। जब आपकी ये कंडीशन आ जाती है तो उसको आप राइट ऑफ कर देते हो। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? मतलब कि अब आप बैलेंस शीट में नहीं मेंशन करोगे, ठीक है, वो एनपीए नहीं मेंशन करोगे, वो लॉस बन जाएगा बैंक का। ठीक है, वो आपका क्या बन जाएगा? बैंक का लॉस। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया? बताओ, क्या एनपीए लॉस होता है? नहीं होता है। देख लिया ना हमने, एनपीए लॉस नहीं होता है। लॉस वो कब बनता है? जब वो बैलेंस शीट से राइट ऑफ उसको कर दिया जाता है इन सारी कंडीशंस के बाद। सो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनपीए क्या लॉस है, तो एनपीए लॉस नहीं होता है इस कंडीशन तक, जब उसका पीरियड खत्म हो जाता है, जितना भी हमने डिस्कस किया, जब उसको राइट ऑफ कर देते हैं बैलेंस शीट से, तब वो आपका लॉस बनता है। ठीक है, चलो, हमको ये चीजें भी समझ में आ गई। अब देखो, एक बात आपकी और बता देती हूँ, आपका जितना भी एनपीए है ना, 85 to 90% आपका एनपीए जो है वो आपका पीएसबी से आता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक से, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक से। ठीक है, प्राइवेट में आपका नहीं रहता है। क्यों होता है ये बता सकोगे? इसलिए होता है क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है ना, वो प्रॉफिट की तरफ ध्यान देते हैं, यस देते हैं, लेकिन उतना नहीं देते, बिकॉज उनका पब्लिक ग्रोथ में ही ज्यादा ध्यान रहता है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सॉरी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो उनका आपका एनपीए क्यों कम होता है? बिकॉज वो उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जो आपके रिपेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उनका एनपीए आपका कम ही रहता है हमेशा। ठीक है, चलो, अब हम देखते हैं कि अगर आपका एनपीए हो गया, बढ़ गया, ठीक है, इतनी सारी क्लासिफिकेशन हो गई, एनपीए बढ़ गया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अब देखो, आपका एनपीए आपको वापस नहीं मिल रहा है, यानी कि रीपेमेंट नहीं हो रही है आपकी, प्रॉफिट कैसे हो जाएगा? बैंक का कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? देखो, अगर आपका बैंक एनपीए है उसके पास बहुत ज्यादा, तो आपका जो आपके पब्लिक है वो उसके पास क्यों जाएगी? उनको तो लगेगा ना इनका तो एनपीए ज्यादा है, तो हम हमें ये कैसे बेनिफिट मतलब बेनिफिट देगी, या फिर हमें
हमारे डिपॉजिट्स पे कितना इंटरेस्ट देगी क्या पता चलता है, ठीक है? तो इसीलिए आपका डाउट रहता है पब्लिक को भी, इसीलिए वो डिपॉजिट नहीं करते हैं, ठीक है? कुछ भी उनका नहीं मिलता है। इसीलिए बैंक का प्रॉफिट भी आपका डिक्रीज हो जाता है। प्रॉफिट कम होने लगता है जब आपका डिपॉजिट्स नहीं आता है बैंक को। उसके बाद क्या होती है, जब आपकी सिचुएशन आती है एनपीए की, प्रोविजनिंग करता है आरबीआई। प्रोविजनिंग होती है। प्रोविजनिंग क्या होती है? आपका एक्स्ट्रा कैपिटल रखी जाती है फॉर एनपीए। अगर आपका एनपीए क्राइसिस होने लगा तो उसके लिए आपकी एक्स्ट्रा कैपिटल रखी जाती है। अब हम बोलेंगे कि एक्स्ट्रा कैपिटल तो सीआरआर के आर में भी रखी जाती है, क्योंकि हमने तो सीआरआर में यही पढ़ रखा है कि कैश हर बैंक मेंटेन करता है आरबीआई के साथ, जो कि आपका एनपीए या फिर कोई भी लॉस हो रखा है तो वहां पे आपका काम करेगा। देखो, ये आपका जो चीज है ये आपको बैंक आरबीआई के साथ हर बैंक को रखनी ही पड़ती है, बट जो प्रोविजनिंग होती है इसके लिए एक एक्स्ट्रा कैपिटल रखनी पड़ती है बैंक्स को, ठीक है? तो प्रोविजनिंग कैसे होगी, कितनी होगी, ये आपका कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। हर बैंक, इंडिविजुअल बैंक नहीं डिसाइड करेगा, इसको डिसाइड करती है आरबीआई, ठीक है? कौन डिसाइड करती है इसकी? आरबीआई, ठीक है? सीआरएआर आपकी जनरल रिक्वायरमेंट रहती है, अगर आपका एनपीए है या नहीं है, ये आपकी जनरल रिक्वायरमेंट है जो रखनी ही पड़ती है। लेकिन जो प्रोविजनिंग है वो आपकी केस बाय केस की जाती है। केस बाय केस कैसे? नहीं है कोई एनपीए तो कोई भी प्रोविजनिंग नहीं होगी। नो एनपीए इज इक्वल टू नो प्रोविजनिंग। हाइयर एनपीए हाई प्रोविजनिंग। कैसे? देखो, प्रोविजनिंग स्टार्ट कब होती है? जब बैंक को पार्डन, जब बैंक को लगने लगता है कि उसका एनपीए जनरेट हो रहा है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा डाउटफुल एसेट्स, या फिर बैंक को डाउट होने लगता है, रिकवरी के चांसेस कम हो रहे हैं, तब आपका क्या करेगी बैंक? तब क्या करेगी आपकी आरबीआई? प्रोविजनिंग के लिए कहेगी। कैसे? मान लो आपका एनपीए 100 करोड़ है, तो बैंक क्या बोलेगी उनको कि 10% आपको प्रोविजनिंग करनी है, यानी कि 100 करोड़ का आपका 10% प्रोविजनिंग होगी, यानी कि 10 करोड़ आपको रखने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनिंग के लिए, ठीक है? ताकि आपका अगर एनपीए लॉस बन जाता है तो आपका रिकवरी तो क्या, लेकिन थोड़ा सा आपका बिल्कुल ही बैंक ठप ना हो जाए, ठीक है? इसको कहते हैं प्रोविजनिंग। क्या पढ़ा हमने प्रोविजनिंग का? जो एक्स्ट्रा कैपिटल रखी जाती है ओवर एंड अबव सीआरएआर, मतलब कि सीआरएआर के अलावा, ठीक है? ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है ही सीआरएआर, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कैपिटल रखी जाती है, आरबीआई जो डिसाइड करता है, याद रखना इंडिविजुअल बैंक्स डिसाइड नहीं करते, आरबीआई डिसाइड करता है प्रोविजनिंग को, ठीक है? कि इतनी रखनी है आपने प्रोविजनिंग, ठीक है? क्या देखा हमने? कोई भी एनपी नहीं होगा, कोई भी प्रोविजनिंग नहीं होगी, हायर होगा तो हाई प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट आपकी होगी ही, ठीक है? अब हम देखते हैं, देखो एक इसमें और चीजें आती हैं। अगर आपका इम्पैक्ट एनपीए आपका बढ़ रहा है, ठीक है? एनपीए बढ़ रहा है, ठीक है? बैंक आपका पैसे देने के लायक नहीं रहा है, तो पब्लिक पे पैसा कम जा रहा है, तो हमारी इकोनॉमी ही आपकी कंजप्शन बेस्ड है, ठीक है? तो उस पे इफेक्ट पड़ जाएगा आपका, ठीक है? तो आपकी जीडीपी कम हो जाएगी, ठीक है? आपका इकोनॉमी पे पूरी तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, जीडीपी आपकी कम हो जाएगी जैसे ही आपका एनपीए राइज होता जाएगा, ठीक है? तो इसका इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, डू रिमेम्बर दैट। नाउ आपका हमने देखा कि एनपीए तो बन रहा है, लेकिन ये बनता क्यों है? इसके पीछे फैक्टर्स क्या रहते हैं आपके? तो व्हाई लोन्स आर डिफॉल्टेड, लोन आपके डिफॉल्ट कर क्यों जाते हैं? इसके पीछे आपके दो मेन रीजन रहते हैं। फर्स्ट रीजन आपका क्या रहता है? लैक ऑफ एबिलिटी टू रीपे, एंड सेकंड वन इज लैक ऑफ विलिंगनेस। नाम से पता आपको चल गया होगा, एबिलिटी टू रीपे, इसकी लैक, यानी कि जैसे आपके पुअर पीपल हैं, फार्मर्स हैं, कई बार क्या होता है, वो उनकी मान लो क्रॉप्स आपकी काम नहीं करी, ठीक है? तूफान आ गया, आंधी आ गई, ठीक है? तो उस वजह से उनकी क्रॉप, उन्होंने लोन ले रखा था फार्मिंग के लिए, ठीक है? उन्होंने अपनी क्रॉप प्रोडक्शन की, लेकिन आंधी तूफान की वजह से कुछ भी आपके फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स या कोई और फैक्टर्स काम कर गए, लेकिन उनकी प्रॉफिट जनरेट नहीं हुई क्रॉप से, ठीक है? क्रॉप रहता है मेन आपका फार्मर्स का। अब वो आपका लोन आपका वापस चुकाएंगे कैसे? उन्होंने तो वो फसल के लिए ले रखा था और सोच रखा था कि फसल से ही वापस करेंगे, लेकिन फसल तो उजड़ गई, तो अब आपके वो एबल नहीं है रीपेमेंट करने के लिए।
तो यहाँ पे आपका ये फैक्टर आ जाता है कि लोन डिफॉल्ट क्यों कर जाते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज एबिलिटी टू रीपे, तो आपका वो एबल नहीं है अब रीपे करने के लिए, तो ऐसे लोग जो रीपे करने के एबल नहीं रह जाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से एनपीए बढ़ता है आपका। दूसरी चीज आती है लैक ऑफ विलिंगनेस। कोई पर्सन है वो कहता है कि मैंने देना ही नहीं है वापस लोन, ठीक है, मुझे देना ही नहीं है, लाइक पीछे मान लें, ठीक है, आप दे ही नहीं रही हो, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं लैक ऑफ विलिंगनेस। तो ये तो बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिन वजह से आपका लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं। इंडियन एनपीए की बात करते हैं अगर हम अपने की, देखो प्री 91 तक अकॉर्डिंग टू नरसिम्हन कमेटी, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो प्री 91 तक क्या होता था, आपका लोन आपके डिफॉल्ट क्यों कर जाते थे, तो अकॉर्डिंग टू नरसिम्हन कमेटीज पॉइंट ऑफ व्यू, मेजर प्रॉब्लम थी प्री 91 तक लैक ऑफ विलिंगनेस, लोग देना ही नहीं चाहते थे वापस बैंक को लोन, ठीक है, लैक ऑफ विलिंगनेस, ठीक है, ये आपका मेजॉरिटी फैक्टर था प्री 91 तक। उसके बाद क्या हुआ पोस्ट 2008, यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका देखा गया कि लैक ऑफ एबिलिटी, यहाँ पे आपकी एबिलिटी मेजर फैक्टर थी कि लोग एबल ही नहीं है आपके लोन को रीपेमेंट करने के लिए। ये आपका क्यों हुआ था, इस पीरियड ऑफ टाइम तक यानी कि 2008 तक आपके बैंक आपके बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे, तो वो लोन देने ही लगे थे, उनकी ग्रोथ हो रही थी ना बैंक्स की, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे। देन वो क्या कर रहे थे कि आपका लोन देते जा रहे थे, पब्लिक को देते जा रहे थे, ठीक है, ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे। तो उससे क्या हो गया, लोग एबल नहीं थे आपके लोन की रीपेमेंट करने के लिए, और आपका फिर एनपीए हायर आपका जनरेट हो गया, ठीक है। राइट, उसके बाद आपका 2008 के बाद भी आपका यही आपका रीजन रहा एबिलिटी का, ठीक है, वो एबल नहीं थे आपके लोन देने के लिए, राइट। तो ये आपके बेसिक फैक्टर्स थे। फिर आपकी एक चीज आती है लैक ऑफ एबिलिटी में, ठीक है, एक स्पेशल फिनोमिनन आता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। क्या आता है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट है ये आपका। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम एज नेम इंडिकेट्स ट्विन, यानी कि दो लोगों की, दो चीजों की आपकी बैलेंस शीट प्रॉब्लम आ रही है। क्या मतलब होता है इसका, मान लो कोई कॉर्पोरेट है, ठीक है, कोई कॉर्पोरेट फर्म है, उसने आपका लोन ले रखा है बैंक से, लेकिन क्या हो गया, उसकी बैलेंस शीट में गड़बड़ी हो गई कॉर्पोरेट फर्म की, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, इसमें आपका मिसमैच हो गया, उनकी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आ गई, अब उनके जो है वो, अब उन्होंने प्रॉब्लम डिटेक्ट की, तो वो एनपीए आपका है, ठीक है। अब क्या होगा, कॉर्पोरेट फर्म ने जो पैसा ले रखा है बैंक से, वो उसको रीपे नहीं कर पाएगा, तो आपकी बैंक की जो बैलेंस शीट है, बैंक ने जो ले रखा है, ठीक है, बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसको रीपेमेंट नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे उसको इम्पैक्ट पड़ेगा एसेट्स में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है। ये भी आपकी एबिलिटी बेस्ड होती है कि अब कॉर्पोरेट फर्म की आपकी एबिलिटी नहीं रह गई है कि वो वापस उसको रीपे कर सके उसका लोन बैंक का, ठीक है। इस वजह से दोनों की ही बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आती है, उसको हम कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एबिलिटी के साथ ये भी डिस्कस कर दिया, क्योंकि आप यहीं पे ही इसको समझ पाओगे, क्योंकि एबिलिटी रिलेटेड है। कॉर्पोरेट फर्म की एबिलिटी नहीं रह गई है कि बैंक को पैसा वापस रीपे कर दे, ठीक है। चलो, अब बात आती है रिकवरी की। एनपीए तो जनरेट हो गया, अब गवर्नमेंट ने, बैंक्स ने क्या स्टेप उठाए थे, आरबीआई ने या फिर गवर्नमेंट ने इसको रिकवर करने के लिए। देखो, सबसे पहले आपका जो स्टेप लिया था, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे स्टेप ले रखे हैं, ठीक है, लेकिन काम अभी तक किसी ने भी नहीं किया है, बहुत सारे स्टेप ले रखे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आपका, सबसे पहले आपका हुआ था नरसिम्हन कमेटी आई थी। कौन सी आई थी, नरसिम्हन कमेटी, ठीक है। इन्होंने क्या कोशिश की थी, नरसिम्हन कमेटी क्या करती थी आपकी, इसमें आपकी एक आई थी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी। तो बैंक क्या करते थे इसमें, बैंक का जो एनपीए है, तो बैंक अपना एनपीए सेल कर देते थे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है ना, मतलब एसेट्स आपके रिकंस्ट्रक्ट
कर रही है कमिटी, ठीक है। तो बैंक आपका सेल कर देती थी एनपीए एआरसी को डिस्काउंट रेट पे, याद रखना किस पे करती थी, डिस्काउंट रेट पे, ठीक है, सेल कर देती थी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो भी आपका बोरोअर है उससे आपका पैसा वापस कर देती थी रिकंस्ट्रक्शन करके। यानी कि क्या होती है ये, मतलब कि मान लो 100 करोड़ का आपका एनपीए है, तो बैंक आपको डिस्काउंट रेट में आपको कंपनी को यानी कि एआरसी को, दिस इज कंपनी ओके, को देती थी, डिस्काउंट रेट पे दे दिया, ठीक है, 80 करोड़ पे मान लो दे दिया आपका इसने। नाउ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, बोरोअर से आपका कहती है कि आप आधे इंटरेस्ट रेट पे या फिर टाइम को डबल कर दो, मान लो 5 साल में आपको पहले रीपेमेंट करनी है, आप 10 साल में कर दो, ठीक है, ये कहेगी। तो यहां से आपका रिकवरी करेगी ये लोन की, और जो ये 20 करोड़ का मुनाफा हो रहा है ये आपका एआरसी को होगा। इसी तरह से ये फिर काम करेगी। अगर आपको कोई मुनाफा ही नहीं होगा तो ये तो बंद नहीं हो जाएगी, ये कैसे काम करेगी। तो यहाँ से जो भी आपको 20 रुपए मिल रहे हैं, 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो आपका प्रॉफिट बनता है एआरसी का, ठीक है। किसका प्रॉफिट बनता है, एआरसी का, ठीक है। तो इसी तरह से ये प्रॉफिट जनरेट करती है, काम करती है। अब देखो होता क्या है, जो एआरसी है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये आपकी एक तरह की एनबीएफसी टाइप कंपनी है, प्राइवेटली ओन्ड आपकी एनबीएफसी रहती है, ठीक है। तो ये आपके बाय करते हैं एनपीए, जैसे कि हमने आपका अभी देखा, ठीक है। 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट रेट, ठीक है, ये आपकी खरीदेगी डिस्काउंट रेट पे, और ये आपका कंट्रोल करेगी उसके सिक्योरिटीज या कोलेटरल पे भी इसका कंट्रोल फिर रहेगा, ठीक है। और या फिर इनको मैनेजमेंट में देखो, सबसे बड़ा फॉल्ट माना जाता है कि एनपीए इसीलिए आता है क्योंकि मैनेजमेंट में आपका कुछ खराबी है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, एआरसी को मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिल जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट उस डिफॉल्टिंग कंपनी का, जिस भी कंपनी के आपके डिफॉल्ट हो रखे हैं, उसका आपको मैनेजमेंट रोल भी एआरसी को मिल जाएगा। यहाँ से ये आपका जो है प्रॉफिट कमाती है, या फिर एआरसी इसी तरह से आपकी चलती है, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट रोल इसीलिए है बिकॉज मैनेजमेंट का ही इशू रहता है कि माना जाता है कि पुअर मैनेजमेंट के कारण ही डिफॉल्ट कर जाते हैं लोन, ठीक है। तो ये आपका थी 2-3 चीजें जो एआरसी में है, देखते हैं। देखो एक इसमें और क्वेश्चन राइज होता है कि बैंक आपका डिस्काउंट रेट पे उसको तो 80 में ही दे रहा है ना, ये इसको तो 80 मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप मान कैसे जाता है बैंक, देखो अभी तक आपको एनपीए बिल्कुल भी वापस नहीं मिल रहा था ना, कोई चांसेस थे बैंक को वापस मिलने के, बट अब आपको कम से कम थोड़ी सी ही चीज लेकिन मिल तो रही है बैंक को कुछ, ठीक है। बिल्कुल उसको लॉस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। वो आपका एनपीए एनपीए आपको मेंशन तो नहीं करना पड़ रहा अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है। क्लियर है सब कुछ, इसलिए आपका बैंक क्या करता है, आपका सेल करता है ताकि उसको प्रोविजनिंग ना करनी पड़ जाए। लेस प्रोविजनिंग हो, ठीक है, उतना अच्छा आपका रहता है। जितनी कम प्रोविजनिंग हो उतना ज्यादा बैंक का प्रॉफिट होता है। याद रखना, जितनी कम आपकी प्रोविजनिंग होती है उतना आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी जो एआरसी की बात हुई थी नरसिम्हा कमेटी में। उसके बाद आपका आया था सरफेसी एक्ट। क्या आया था, सरफेसी एक्ट। सरफेसी का मतलब होता है, it is a short name for Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002। 2002 में ये आया था। ये आप एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि कब आया था, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, क्या रहती है इसकी फुल फॉर्म। किसी एक की पूछ देंगे कि वर्ड, मान लो आपका आर क्या स्टैंड करता है इस पूरे के पूरे फुल फॉर्म में, तो क्या करता है, रिकंस्ट्रक्शन। तो आप अभी याद कर लो क्या होती है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसमें बैंक क्या करते थे, जिनके पास एनपीए है, बैंक जाता था कोर्ट के पास, ठीक है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कोर्ट के पास जाता था। कोर्ट आपका रिजॉल्व करेगी, सेटल करेगी दोनों का इश्यू, ठीक है। कैसे करेगी, रिकंस्ट्रक्शन करके। रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है, अभी हमने पढ़ी कि 100 करोड़ है, आपको 5 साल में चुकाने हैं, लेकिन टाइम पीरियड को मान लो डबल कर दिया कि चलो देने हैं तो 10 साल में दे दो, लेकिन वापस तो दे दो, ठीक है। अगर आपका 10% इंटरेस्ट रेट था, चलो 5 कर दिया, लेकिन वापस तो दे दो, ठीक है। उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन।
कोर्ट भी आपका इसी तरह से ये डिस्प्यूट को सॉल्व यानी कि रिजॉल्व करते थे, ठीक है। बट इसमें क्या हो गया, इसका क्या फेलियर था आपका, बैंक्स पे सॉरी कोर्ट पे आपका बर्डन पड़ने लग गया एनपीएस का कि आपका कितने सॉल्व करें, कितने डिस्प्यूट कितना सेटल करते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था कोर्ट पे, इसलिए ये भी आपका काम नहीं करा गया। इसकी भी बात करती हूँ, ये भी आपका काम नहीं करा गया। क्यों? ये आपका क्यों काम नहीं करा गया? मान लो आपकी कोई ऐसी कंपनी की मैनेजमेंट आ गई एआरसी के हाथ में जिसका उसे पता ही नहीं है। मान लो एआरसी के पास स्टील की कंपनी का मैनेजमेंट आ गया, वहां के कुछ डिफॉल्ट्स आ गए, तो वो कैसे हैंडल करेगी अगर उसे पता ही नहीं होगा कि उसे हैंडल कैसे करना है, ठीक है। उस तरह से आपका ये सब काम नहीं करा गया, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिसका उन्हें मैनेजमेंट रोल ही नहीं पता कि किस तरह से उनको हैंडल करना है, तो किस तरह से काम करेगा बताओ, ठीक है। ये आपका इसमें एक फैक्टर रहा था कि वो किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये आपकी एआरसी भी काम नहीं करेगी, ठीक है। एआरसी ने भी काम करना बंद कर दिया। और दूसरे इसमें ये फैक्टर था कि अगर सारे आपके जितने भी आपके बोरोवर्स है, अगर वो ये समझने लगे कि आप डिफॉल्ट कर दो, उसके बाद आपका डिस्प्यूट जो है आपके कम रुपए में सॉल्व हो रहा है। मान लो जैसे माल्या माल्या ने कह दिया कि मैं 50% ही चुकाऊंगा, बाकी तुम देख लो, यही कहा था ना उसने बैंक के। अब 50% आप दे रहे हो, 50% कौन देगा? आपको तो पूरा अमाउंट दिया था, आपको भी तो पूरा देना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्या होता है ना, जो बाकी बोरोवर्स हैं उन पे गलत इम्पैक्ट चला जाता है, ठीक है, पब्लिक पे, कि आप जो है अब क्या समझेगी पब्लिक, अब तो बैंक सस्ते में मान रहा है, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी काम नहीं करा गया, ये भी काम नहीं किया गया, बिकॉज क्या देखा हमने कि कोर्ट पे बर्डन पड़ रहा था, इसलिए ये भी आपका काम नहीं करा। उसके बाद आपकी डीआरटीआई यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इसमें क्या होता था, इसमें आपकी एक ट्रिब्यूनल होती थी, बैंक उस ट्रिब्यूनल के पास जाता था, वो आपका सारा का सारा इशू सेटल करती थी क्रेडिटर और डेटर के बीच में, इसके बीच में, डेटर और क्रेडिटर के बीच में, यानी कि बैंक और बोरोवर के बीच में। लेकिन इसमें भी क्या हो गया, इस पे आपका बर्डन ज्यादा पड़ गया, ठीक है, एनपीए होते ही ज्यादा है, ठीक है, तो इस पे भी बर्डन पड़ गया, तो इसलिए ये भी आपका काम नहीं करा गया। बहुत सारी चीजें आई थी लेकिन कोई भी काम नहीं करेगी। उसके बाद लोक अदालत आई आपकी। इसमें क्या होता था, अभी हमने सरफेसी में पढ़ा कि उसमें कोर्ट आते थे, ये आपके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट रहती थी क्रेडिटर और डेटर के बीच में, आउट ऑफ कोर्ट ये रहता था, ठीक है। क्या रहता था ये? आउट ऑफ कोर्ट एफिडेविट्स वगैरह बनते थे, दोनों की सेटलमेंट होती थी, लेकिन दोनों दोनों क्या होता था कि मानते नहीं थे कि हाँ हम इंटरेस्ट रेट क्यों कम करें, इतने में ही दे दो, ठीक है। तो ये भी आपका फ्लॉप हो गया। उसके बाद आपके इवन बैड बैंक्स आए। कौन आए आपके? बैड बैंक्स आए। तो बैड बैंक्स में क्या होता था, जो आपके बैंक है वो आपके लोन सेल करते थे बैड बैंक्स को। बैड बैंक्स क्या होते हैं? बैड बैंक्स यानी कि जो बैड लोन्स रखते हैं, बैड लोन्स हम कहते हैं एनपीएस को, ठीक है। तो जो बैड लोन्स रखते हैं उनको हम कहते हैं बैड बैंक्स। तो बैड जो बैंक्स होते हैं सॉरी जो बैंक्स होते हैं वो आपका सेल करते हैं अपना एनपीए बैड बैंक को ठीक है। तो ये बाय करते हैं आपके एनपीए एंड देन वो आपका बोरोवर से उस पैसे को लेने की कोशिश करते हैं, सेटल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट जैसे होल्डिंग अगर ज्यादा हो, मान लो इसमें गवर्नमेंट होल्डिंग ज्यादा हो रहती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉलिटिक्स बीच में आ जाएगी। गवर्नमेंट कहेगी कि ये आप इस पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है, ये आपको वापस दे देगी, ठीक है, इस तरह का रहता है। और अगर प्राइवेटाइजेशन इसको देखें, प्राइवेटाइज अगर ज्यादा शेयर होगा तो इसमें फेवरेटिज्म की बात आ जाएगी, ठीक है। जो जो आपकी अच्छी कंपनीज होगी उनके पास आपका जाएंगे कि हाँ ये आपकी इसको लोन दे दो बिकॉज ये आपकी रीपेमेंट टाइम से कर देगी, तो इस तरह से आपका फेवरेटिज्म बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये भी आपके काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्या देखा हमने कि कोई भी आपकी चीज इसमें काम नहीं करी, ठीक है, किसी ने भी आपका काम नहीं किया, इतने सारे स्टेप्स आपने ले लिए, ठीक है, फिर भी आपका कुछ भी आपका काम नहीं हुआ। देखो अब आपकी बात आती है कि स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या आपके एनपीए होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस्ड एसेट्स में आपके आते कौन कौन सी चीजें हैं, हाँ, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपका रिकंस्ट्रक्शन पे ना बहुत सारा आपको जानना बाकी है, बहुत सारी चीजें जानना बाकी है। एंड दिस वीडियो इज टू बी कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट टिल द नेक्स्ट वीडियो। एंड मुझे बताना अपना पर्सनल व्यू, गूगल मत करना, पर्सनल व्यू बताना कि क्या आपको लगता है कि स्ट्रेस्ड एसेट्स आपके एनपीए हैं
कैसे, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, या फिर अगर इसमें कोई और चीजें आती हैं वो कौन सी चीजें होती हैं। बाकी हम ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। CDR डिस्कस करेंगे, SBR डिस्कस करेंगे, S4A डिस्कस करेंगे, विच विल बी वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो का आपको सब कुछ समझ में आया होगा फ्रॉम A to Z। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो इसमें इम्पैक्ट आपका बहुत जरूरी है, प्रोविजनिंग इंपॉर्टेंट है, लोन डिफॉल्ट क्यों कर जाती है, बहुत सारे मतलब हर इंटरव्यू, मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, so that is it for today's video. I will see you in the next part. Till then, take care, stay safe.